गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी। चलिए, तो आज के करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इश्यूज है हम लोगों के पास और कौन कौन से वन लाइन फैक्ट्स है। इवन एट द एंड हम लोग MCQs को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते आते हैं। चलिए, फर्स्ट इश्यूज पे कि फर्स्ट इश्यूज क्या है हमारे पास। तो सरकार ने अरहर, उड़द और मसूर की दाल के लिए, ओके, सरकार ने अरहर, उड़द और मसूर की दाल के लिए 40% की खरीद सीमा को हटाया। 40% की खरीद सीमा को हटाया। देख लेते हैं 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मसूर के क्षेत्र और उत्पादन, मसूर के लिए, ओके, इसके क्षेत्र और उत्पादन दोनों में क्या है, MP पहले स्थान पर है। तो ये तो चलिए हो गया कि मसूर के क्षेत्र में उत्पादन की बात कर रहा है और एरिया वाइज दोनों में MP फर्स्ट पे है। लेकिन सरकार ने अरहर, उड़द और मसूर की दाल के लिए 40% की खरीद सीमा को हटा दिया है। ठीक है, 40%। और ये सरकार ने किसके तहत किया है? सरकार ने 2023-2024 में PSS, या आप इसे लिख सकते हैं मूल्य समर्थन, है ना, मूल्य समर्थन योजना के तहत, मूल्य समर्थन योजना के तहत सरकार ने क्या किया है, 40% की जो सीमा है उसको घटा दिया है ना, 40% की सीमा। इससे क्या होगा, जो किसान, क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है, किसान जो है प्रोडक्शन वो खुल के कर सकेंगे, है ना। उत्पादन में अगर आप सीमा, किसी चीज की सीमा को हटा देते हैं तो उसमें प्रोडक्शन क्या होगी, अधिक से अधिक मात्रा में वो कर पाएंगे, है ना। इसलिए सरकार ने किया कि नहीं, सीमा को हटा दो ताकि उत्पादन जो है किसान अधिक से अधिक मात्रा में कर सके। तो ये किसके तहत किया गया है? सरकार ने क्या किया है, 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना यानी प्राइस सपोर्टिव स्कीम, ओके, क्या है, प्राइस सपोर्टिव स्कीम, प्राइस सपोर्टिव स्कीम के तहत ऐसा सरकार ने किया है। ठीक है, कि 40% की सीमा को हटा दिया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, चलो मसूर के क्षेत्र और उत्पादन में तो MP पहले हो गया। इसके साथ ही साथ हम यहाँ ये देख लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण जब हुआ 2022-23 के अनुसार, तो भारत में तुर यानी तुर कुल उत्पादन में महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, दालों में अगर कैटेगरीज वाइज कर दिया जाए, अगर कैटेगरी वाइज किया जाए तो मसूर के लिए MP है और तुर कुल उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। ठीक है, जहां तक हम लोग सभी जानते हैं कि अगर दाल की बात आती है तो हम लोग केवल एक आंसर देते हैं कि MP, कि दालों का प्रोडक्शन सबसे अधिक MP में होता है। सोयाबीन का सबसे अगर सोयाबीन का भी सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है, MP में होता है, सोयाबीन का भी। ओके, सोयाबीन के प्रोडक्शन में भी कौन सा है, जो आपका MP है, फर्स्ट पे MP ही है, सबसे अधिक सोयाबीन यही होती है। लेकिन अगर दाल की कैटेगरीज वाइज क्वेश्चन आता है तो आपका क्या हो जाएगा, मसूर के लिए अगर बाई चांस मसूर पूछ दे तब तो MP ठीक है, लेकिन अगर तुर का पूछ लेता है तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर होगा। और अगर भारत में कुल उत्पादन, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर टोटल प्रोडक्शन में पूछ लेता है दाल का तो क्या होता है, MP। तो कुल भारत में कुल दलहन उत्पादन में MP पहले स्थान पर है और उसके बाद आपका महाराष्ट्र है और ये राजस्थान है, महाराष्ट्र है और देन राजस्थान है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर पूछा जाए, मैंने आपको बताया भी था कि बाजरे का प्रोडक्शन अगर पूछ लेता है कि बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, बाजरे का प्रोडक्शन अगर पूछता है तो बाजरा में राजस्थान। बाजरा इसलिए इस साल इंपॉर्टेंट है क्योंकि UN ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। UN ने क्या किया है, UN ने 2023 अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष, है ना, इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है, मिलेट ईयर। इसके साथ क्या है, अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष, अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष। ओके, किसे, 2023 को किसने घोषित किया है, UN ने किया है। ओके, तो राजस्थान बाजरा के प्रोडक्शन में सबसे अधिक राजस्थान में होता है। उसके बाद आपका क्या आता है, कर्नाटक, और तब आता है आपका महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र तब आता है। ठीक है, महाराष्ट्र का पोजीशन इसके बाद है। क्लियर,
दाल हो गया आपके पास, बाजरा हो गया और सोयाबीन हो गया। ये 3 का ध्यान रखिएगा कि सोयाबीन कहाँ है, बाजरा कहाँ है और दाल का प्रोडक्शन कहाँ है। चलिए, और इसके एमपी तो ठीक है, सबको ये है कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो एमपी, लेकिन सेकंड और थर्ड का भी नाम याद रखिएगा कि महाराष्ट्र सेकंड पर है एंड थर्ड पे राजस्थान है। ओके, चलिए नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं क्या है। बिहार सरकार और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण एएआई के बीच एक समझौता। ओके, किसके किसके बीच में है? बिहार सरकार है और एएआई यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, एएआई का मतलब क्या होता है? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बिहार में दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डों पर नए सिविल इनक्लेव बनाए जाएंगे। दरभंगा में ऑलरेडी अभी क्या है, एयरपोर्ट है वहां पर, लेकिन वो अस्थायी रूप से है। ठीक है, दरभंगा में। और ये जो आपका इम्पोर्टेंट है, मतलब ये इशू, ये अभी बीपीएससी के जो लोग एग्जाम देंगे, बीपीएससी के एग्जाम, ये उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इश्यूज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग बीपीएससी देने वाले हैं। तो बिहार में दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डों पर नए सिविल इनक्लेव बनाए जाएंगे। निर्माण दरभंगा में 78 एकड़ और पूर्णिया में 52.18 एकड़ जमीन पर होगा। मैंने इसलिए जितने भी पॉइंट्स यहाँ से बन सकते थे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता फॉर योर बीपीएससी एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर अदर स्टेट पूछेगा तो इसे केवल इतना पूछ लेगा कि बिहार सरकार और किसके बीच में ये समझौता हुआ है। ओके, अदर स्टेट। अदरवाइज अगर बीपीएससी पूछता है तो वो कहीं से भी क्वेश्चन, इसमें से 3-4 पॉइंट बनेंगे, वो तीनों 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिया है ताकि उन स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बिहार, इसका जो निर्माण है बिहार के दरभंगा में 78 एकड़ में और पूर्णिया में 52.1 एकड़ पर इसका निर्माण किया जाएगा। इतनी जमीन होगी। ओके, इससे रिलेवेंट और क्या है देख लेते हैं। वर्तमान में दरभंगा हवाई अड्डे पर अस्थायी सिविल इनक्लेव जो है वो सिविल इनक्लेव से हवाई सेवा चालू। मैंने अभी आपको बताया कि अभी है दरभंगा में, लेकिन वो अस्थायी रूप से हैं। चुनापुर में भारतीय वायु सेना का वर्तमान एयरबेस, चुनापुर में, ओके, एयरबेस भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद 1962 में बनाया गया था चुनापुर में। क्लियर है? ऐसा नहीं कि नहीं है, भारतीय वायुसेना का एयरबेस। ओके, क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी आरसीएस, क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी आरसीएस। ओके, उड़े देश का आम नागरिक, कौन कौन इसमें शामिल है? उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, आरसीएस यानी क्षेत्रीय संपर्क योजना, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ओके, उड़ान योजना। इन दोनों के तहत एएआई ने वाणिज्यिक उड़ान संचालन शुरू करने के लिए पूर्णिया में सिविल इनक्लेव विकसित करने की योजना बनाई है। अब शामिल कौन कौन है तो ये ध्यान रखिएगा। आरसीएस क्षेत्रीय संपर्क योजना, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत ये दोनों शामिल है। आरसीएस एंड उड़ान के तहत एआईआई ने क्या किया है? वाणिज्यिक संचालन यानी कमर्शियल पर्पस के हिसाब से पूर्णिया में सिविल इनक्लेव विकसित करने की योजना बनाई है। ओके, चलिए इसके साथ यहाँ समझौते के तहत बिहार सरकार दोनों हवाई अड्डे के लिए एएआई को निःशुल्क अविवादित जो जमीन है वो मुहैया कराएगी। निःशुल्क, ये बहुत बड़ा एक बिहार सरकार का बोला जाए तो एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ है ना कि वो क्या कर रही है, हवाई अड्डों के लिए निःशुल्क अविवादित जमीन जो है वो मुहैया कराएगी। अब बिहार के कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे को देख लेते हैं जो काफ़ी, जिससे आप लोग कुछ स्टूडेंट जानते भी होंगे और जो अदर स्टेट के हैं वो जान जाएं कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना है ना, जो पटना में है। आप लोग में से कितने ऐसे हैं जो वहाँ मतलब आना जाना किए भी होंगे बाय एयर? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना एक घरेलू हवाई अड्डा है जो बिहार की राजधानी पटना को सेवा प्रदान करता है। क्लियर? और दूसरा है गया हवाई अड्डा। गया ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
ठीक है, एक डोमेस्टिक है और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गया वाला, जो कि बिहार को सेवा प्रदान करता है। ठीक है, बिहार को सेवा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या इश्यूज है। यूपी में दीदी कैफे शुरू हो रहा है जिसमें सस्ता खाना और नाश्ता मिलेगा। बहुत अच्छा, क्या है, यूपी में दीदी कैफे शुरू हो रहा है जिसमें सस्ता खाना और नाश्ता मिलेगा। देख लेते हैं ये दीदी कैफे क्या है। सबसे पहले यहाँ पर ये हेडलाइन है, जो हेडलाइन है इसमें आपके सवाल है, यूपी में दीदी कैफे। ओके, और दीदी कैफे क्या है, कैफे से लगेगा शायद इंटरनेट से जुड़ा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि साइबर कैफे जा रहे हैं, कभी फॉर्म भरना, कुछ ऐसा आप लोग अमूमन ऐसा कुछ बोलते हैं, तो कैफे से ध्यान रखिएगा। हाँ, एक और होता है कैफे कि चलो हम लोग कॉफी बैठ के पी रहे हैं, ठीक है, लाइक सीसीडी है ना, कॉफी क्या कहते हैं ना कि कॉफी कैफे जो होता है सीसीडी, तो उसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। कैफे से सोच लीजिएगा कि सस्ता खाना और नाश्ता, ठीक है, दीदी कैफे में, ये ध्यान रखिएगा। आगरा संभाग यानी आगरा का जो इसमें मथुरा, फिरोजाबाद और वृंदावन, ठीक है, ये सहित 17 नगर निगम, कहाँ पर, जो आगरा संभाग है वहां के मथुरा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, वृंदावन हो गया, इसके साथ साथ और भी 17 नगर निगम है। और इसलिए यहाँ पे दिया गया, ये 3 का नाम इसलिए दिया गया कि ये काफी चर्चित है ना, मथुरा वृंदावन काफी चर्चित है, इसलिए नाम दे दिया गया। 17 नगर निगम शहरों में दीदी कैफे जो है शुरू करने की रणनीति बनाई गई है। ओके, दीदी कैफे। चलिए अब इसके साथ और क्या जुड़ा हुआ है देख लेते हैं। इस दीदी कैफे की देखरेख कौन करेगी, महिला स्वयं सहायता समूह ही करेंगे, महिला स्वयं सहायता समूह ही करेंगे। इसके तहत जिन इलाकों में महिलाएं कार्यरत हैं, ओके, बहुत अच्छा है, वहां इन कैंटीनों के जरिए क्या होगा, कम दाम में भोजन, नाश्ता और अन्य सुविधाएं भी जो है उनको मुहैया कराई जाएंगी, जहां पर महिला कार्यरत है, ये ध्यान रखिएगा, महिला कार्यरत है जहां पर। चलिए, यह प्रयास राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किसके द्वारा किया जा रहा है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है। ठीक है, ये प्रयास किसके द्वारा है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से स्थापित स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने के केंद्र के लक्ष्य का हिस्सा है। किसके लिए है, महिलाओं को सशक्त बनाने के केंद्र के एक लक्ष्य का हिस्सा है। ओके, वाराणसी में एक पायलट प्रयोग पहले से ही चल रहा है, वाराणसी में भी कुछ ऐसा एक प्रयोग चल रहा है, अभी तो आगरा में स्टार्ट किया जा रहा है और वाराणसी में ऑलरेडी चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये भी किसके लिए है, केंद्र की क्या योजना है, केंद्र की एक योजना है महिलाओं को सशक्त बनाना, वुमेन एम्पावरमेंट है ना। तो केंद्र के एक लक्ष्य का हिस्सा, केंद्र ने जिस इसका एक लक्ष्य है कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो इसने भी क्या किया है, मतलब यूपी जो स्टेट है उसने भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए उसी लक्ष्य का एक हिस्सा इसको भी मान करके एक इस तरह से एक दीदी कैफे शुरू किया है जो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं हितकारी है। ओके, चलिए इसके साथ नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं। ईरान ने 6 जून से सऊदी अरब में अपने राजनयिक दूतावास को फिर से खोल दिया। ईरान ने अपने राजनयिक सॉरी ईरान ने कब से, 6 जून से, ईरान ने क्या किया है, 6 जून से अपने ईरान ने सऊदी अरब में, ठीक है, अपने राजनयिक दूतावास को फिर से खोल दिया। दैट मीन्स उनके बीच में कोई इशू था। देखते हैं क्या है। दोनों देश के बीच 7 साल के तनाव के बाद, कितना है, 7 साल के तनाव के बाद राजनयिक संबंध जो है फिर से, पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो है फिर से स्टार्ट हो गए हैं। पहले तनाव चल रहा था, अब इन दोनों के आप इमेज देख रहे हैं, तो यहाँ पर ईरान है और क्या है, सऊदी अरब है। तो सबसे पहले ईरान के राष्ट्रपति का नाम लिख डालिए, कौन है, इब्राहिम रईसी। ओके, इब्राहिम रईसी, ठीक है। और सऊदी अरब के कौन है, सऊदी अरब के राष्ट्रपति कौन है, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन सलमान और इब्राहिम रईस, ठीक है। अब इनके बीच क्यों ये एक तनाव आ गया था, क्यों आया था देख लेते हैं। एक्चुअली 2016 में, कब की बात है, 2016 में, क्योंकि 7 साल के बाद रिलेशन फिर से इनके बीच अच्छा एक संबंध बना है। तो 7 साल पहले यानी 2016 में सऊदी अरब ने तेहरान, ओके, ये आप देख रहे हैं सऊदी अरब इमेज में, ठीक है, सऊदी अरब ने क्या किया था, तेहरान और पूर्वोत्तर शहर मशहद में अपने राजनयिक पदों पर हमले के बाद ईरान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे। क्या किया था,
इन्होंने ये जो आप पूर्वोत्तर वाला इधर इस तरफ का जो सऊदी अरब देख रहे हैं यहाँ पे सऊदी अरब, और इसका ये इस तरफ का रीजन देखें, ठीक है। इसने क्या किया था कि तेहरान है और कुछ यहाँ पर शहर हैं, कुछ ऐसे शहर हैं आप देख रहे हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद ये जो आप ये रीजन देख रहे हैं ये पूरा सऊदी अरब और इसके साथ सटा हुआ क्या है, ईरान है। तो इन्होंने क्या किया, इस शहर पर ही इन्होंने हमला कर दिया था, ठीक है। कुछ राजनयिक पद थे वहां पर, क्या हुआ था, राजनयिक पदों पर हमले के बाद ईरान के साथ जो है राजनयिक संबंध जो है खराब हो गए थे इस वाले रीजन पे। आप मैप से बिल्कुल समझ जाएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा इसको और ऐसे समझ लें, ये सऊदी अरब है, ये पूरा ये सऊदी अरब है, ठीक है। और इसमें आप ये वाला रीजन देख लें ऐसे, ठीक है, ऐसे ये बॉर्डर। तो इसने क्या किया था, ये संबंध इनके साथ इसलिए खराब हो गए थे, ओके। तेहरान और कुछ शहर के इन्होंने क्या किया था, हमला कर दिया था, हमले के कारण, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन को डैम ग्रैंड कैंपेनशिप प्राप्त हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री, तो पूर्व प्रधानमंत्री सबसे पहले तो हम ये देखना है कि कहाँ की ये पूर्व प्रधानमंत्री है, तो कहाँ की है, तो ये पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड की है। न्यूजीलैंड की क्या नाम है, न्यूजीलैंड की क्या नाम है, जेसिंडा अर्डन, ओके। जेसिंडा अर्डन को डैम ग्रैंड कैंपेनशिप प्राप्त हुआ है। अर्डन का क्या है, क्यों दिया गया है, आखिर इनको ये क्यों दिया गया। एक चीज और बता दूं, ये कि न्यूजीलैंड का ये जो सम्मान दिया गया है, डैम ग्रैंड कैंपेनशिप जो प्राप्त हुआ है, ये न्यूजीलैंड का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, ओके। न्यूजीलैंड का मैं पूरा लिख दूं, ओके। चलिए न्यूजीलैंड का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान जो किसे दिया गया है, वहां की पूर्व प्रधानमंत्री, शायद इनका नंबर 40th रैंक है, ठीक है, 40वीं रैंक की प्रधानमंत्री हैं ये, पहले की प्रधानमंत्री है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो ये दूसरा बड़ा सम्मान है जो इनको दिया गया है। और क्यों दिया गया है देख लेते हैं, क्यों दिया गया है। तो सामूहिक यानी सामूहिक शूटिंग और कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश का नेतृत्व करने वाली उनकी सेवा के लिए यह सम्मान मिला है, ओके। ध्यान रखिएगा कि क्यों दिया गया है उनको। और देख लेते हैं क्या है, हाँ। तो न्यूजीलैंड, अब थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग मैप में यहाँ देख रहे हैं, ये मैप में न्यूजीलैंड आपको दिख रहा है, ये है ना, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बाद नीचे वाला जो हिस्सा है क्या है, ये देख रहे हैं न्यूजीलैंड का है, ओके। चलिए, तो यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक क्या है, द्वीपीय देश है। आप देख ही रहे हैं ये क्या है, चारों तरफ से किससे घिरा है, यहाँ तस्मान सी है, यहाँ क्या है, पैसिफिक ओशियन है, ठीक है ना, पैसिफिक ओशियन है। तो इस जगह अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड यहाँ पर है ना। ये दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसमें दो मुख्य भूभाग शामिल है, दो मुख्य भूभाग है, उत्तरी द्वीप और कौन सी है, दक्षिणी द्वीप, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, ओके। ये देख लीजिए यहाँ पर है साउथ आइलैंड और नॉर्थ आइलैंड, ठीक है। इसके दो मुख्य जो हैं भूभाग शामिल हैं। इसकी सरकार एक एकात्मक संसदीय और संवैधानिक राजतंत्र है। वेलिंगटन इसकी राजधानी है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन इसकी राजधानी है। और न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस, ठीक है, क्रिस हिपकिंस, क्लियर, क्रिस हिपकिंस, ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड के ये वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, ये वर्तमान प्रधानमंत्री, चलिए वर्तमान प्रधानमंत्री, क्लियर। नाउ अब आते हैं अगले इश्यूज पे, देखते हैं क्या है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को क्या किया है, अमृत धरोहर और मिस्टी योजनाओं की शुरुआत की है। कब की है, विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून, ओके। 5 जून को क्या किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा
अमृत धरोहर और मिस्टी योजना की शुरुआत की गई है। मिस्टी योजना की देख लेते हैं कि आखिर ये अमृत धरोहर जो है इस योजना की शुरुआत क्यों की गई है और किसके लिए किया गया है। तो रामसर साइटों के अद्वितीय संरक्षण मूल्यों की बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, अमृत धरोहर पहल को शुरुआत की गई है। अब अमृत धरोहर का संबंध किससे है, तो रामसर साइट्स से। और थोड़ा सा अगर डिटेल क्वेश्चन पूछे तो उसके अद्वितीय संरक्षण को इतना भी अगर ध्यान रखेंगे, अद्वितीय संरक्षण वर्ड भी याद रहेगा तो भी काफी है ना, इसके मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए। तो पहला जो आपका सवाल बन सकता है, अमृत धरोहर किससे संबंधित है, रामसर साइट से। और या फिर थोड़ा और डिटेल पूछेगा कि अमृत धरोहर किससे संबंध है, तो रामसर साइट के अद्वितीय संरक्षण मूल्यों के बढ़ावा देने के लिए। तो ये इस तरह से 2 पॉइंट, यहाँ से 2 पॉइंट आपके बन रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये जो रामसर साइट है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। कब, 2 फेब 1972 में रामसर साइट की स्थापना हुई थी। ओके, रामसर साइट की। अब अगर बोला जाए कि भारत में टोटल रामसर साइट्स कितने हैं, भारत में टोटल रामसर साइट्स कितने हैं, तो 75 रामसर साइट्स है, रामसर साइट 75। चलिए इसके साथ ही हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं फैक्ट क्या जुड़ा हुआ है। मिस्ट्री, हम लोगों ने क्या देखा, अमृत धरोहर देख लिया, ठीक है। अब देख लेते हैं मिस्ट्री योजना का संबंध किससे है। तो मिस्ट्री जो है उसको सबसे ध्यान रखिएगा, मिस्ट्री तटीय आवासों और वास्तविक आय के लिए मैंग्रोव पहल, तटीय आवास और वास्तविक आय के लिए मैंग्रोव पहल। तो मिस्ट्री 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 540 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को 5 वर्षों में, कितना, 540 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को 5 वर्ष यानी 2023 से लेकर 2028 में कवर किया जाएगा इस मिस्ट्री जो आपकी एक पहल है, योजना है, इसके द्वारा। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि 9 तटीय राज्य कौन कौन से हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 9 तटीय राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ क्योंकि ये किससे संबंधित है, मैंग्रोव वन से। तो आपको पता है कि मैंग्रोव वन किस एरिया में हो सकता है ना। ये हिंट काफी है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, एक डेट याद रखिएगा, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 2023 की थीम क्या थी, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। ओके, 2000, चलिए ठीक है। एक्चुअली क्या है, 2018 में इसको स्टार्ट किया गया है ना। यूएन ने इस दिन को दूषित भोजन और पानी, दूषित भोजन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दूषित भोजन और प्लस पानी है ना। पानी का आप बोल सकते हैं कि पानी के स्वास्थ्य परिणामों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए, वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए, ठीक है। 2018 में यूएन ने क्या किया था, संयुक्त राष्ट्र ने दूषित भोजन प्लस पानी के क्या परिणाम हो सकते हैं, तो विश्व के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है, जो एक सेलिब्रेशन स्टार्ट किया गया था, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। थीम क्या है इसकी, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, अब हम लोग आते हैं फैक्ट्स पर। भारत और किस देश के बीच पहला क्रूज पोत शुरू किया गया, श्रीलंका। भारत और किस देश के बीच में, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। कहाँ से स्टार्ट किया गया है, चेन्नई से स्टार्ट किया गया है। MV एक्सप्रेस, क्या नाम है उसका, MV एक्सप्रेस। भारत यानी चेन्नई से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, चेन्नई से स्टार्ट किया गया जो कि श्रीलंका जाएगी। और किस क्रूज पोत नाम क्या है, MV एक्सप्रेस। ओके, ये फर्स्ट है इंटरनेशनल पोर्ट, फर्स्ट इंटरनेशनल, चलिए क्रूज पोत है ये। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल किस देश में खेला जाएगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का
कहाँ खेला जाएगा? तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड में 7 जून से खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा, जो कि इंग्लैंड में खेला जाएगा। हार्वर्ड वैश्विक स्वास्थ्य विभाग के नए अध्यक्ष विक्रम पटेल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किस भारतीय मूल की वैज्ञानिक को दिया गया है? वैज्ञानिक है ज्वाइता गुप्ता। क्या है? ज्वाइता गुप्ता। ज्वाइता गुप्ता। ओएनजीसी राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण केंद्र शिलान्यास किस राज्य में किया? जम्मू कश्मीर। न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन को कौन सा सम्मान दिया? डेम ग्रैंड चैंपियनशिप। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF। क्या है ये? NIRF। अब उसमें क्या है, बहुत सारे क्षेत्र हैं, एक ओवरऑल दिया जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज को काउंट करके दिया जाता है कि सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सा है, या इंजीनियरिंग कॉलेज के क्षेत्र में दिया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों को दिया जाता है। फिर सभी क्षेत्रों को मिला करके ओवरऑल एक जो है रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कैटेगरी वाइज, तो किसके बारे में पूछ लिया है? पूछा है यहाँ पर यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ओके, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कौन सा है? मिरांडा हाउस कॉलेज ने। ये DU के अंदर एक कॉलेज आता है मिरांडा हाउस, वन ऑफ द बेस्ट। आप देख ही रहे हैं कि इसकी रैंकिंग है ना, इसकी रैंकिंग क्या है? तो इसे दिल्ली का फर्स्ट ऐसा कॉलेज, दिल्ली का ही नहीं पूरे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में इसे फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। अगर ओवरऑल की बात करता है, जनरली ओवरऑल से ही क्वेश्चन पूछता है, अगर ओवरऑल की बात करता, ठीक है, सभी जितने भी कैटेगरीज दिए गए हैं उन सबों में सबसे बेस्ट अगर बात की जाए तो सबसे बेस्ट कौन सा है? IIT मद्रास। सेकंड है IISc बेंगलोर, एंड थर्ड है IIT दिल्ली। ठीक है, ओवरऑल की बात की जाए तो। और अगर रिसर्च की बात की जाए, रिसर्च अनुसंधान में, तो यही चीज क्या हो जाएगा? अगर रिसर्च की बात करता है रिसर्च के क्षेत्र में, तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा, मैंने इसलिए यहाँ पे बताया कि IISc बेंगलोर फर्स्ट हो जाएगा और आपका ये सेकंड है, यानी IIT मद्रास सेकंड है, एंड दिल्ली यहाँ भी रिसर्च वाले में भी दिल्ली क्या है? दिल्ली रिसर्च वाले में भी थर्ड पर है। ठीक है, क्लियर? देख लें एक बार, कोई डाउट हो तो पूछ लें। ये ओवरऑल रैंकिंग की बात की गई है, ओवरऑल। ओके, और वो केवल रिसर्च है, और यहाँ पर जो दिया गया है आपके पास, वर्तमान में वो यूनिवर्सिटी रैंकिंग एक कैटेगरी की दी गई है, जिसमें मिरांडा हाउस को पहला स्थान मिला है। भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर नियुक्त हुई है कर्नल सुचिता शेखर। भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर सुचिता शेखर। सूरीनाम की सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित हुई है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि 3 दिवसीय यात्रा पर वहां पे गई थी। समझौता भी जो हुआ, तो 2 हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और 1 हुआ है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए। लाभार्थी उत्सव का किस राज्य सरकार द्वारा मनाया गया? राजस्थान सरकार। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। भारत ने मई महीने में रूस से रिकॉर्ड तोड़ प्रतिदिन कितने लाख बैरल कच्चा तेल आयात किया? तो भारत ने रूस से प्रतिदिन मई महीने में 19.6 लाख बैरल तेल का आयात किया है, 19.6 लाख। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। G20 देशों के स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक कहाँ हुई है? हैदराबाद और तेलंगाना में। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग MCQs पर। आज की कौन कौन सा MCQs है? भारत और किस देश ने 5 जून को आपूर्ति की सुरक्षा यानी SOS व्यवस्था और पारस्परिक रक्षा खरीद RDP समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर व्यक्त की है? तो भारत और किस देश ने किया है 5 जून को? चीन, सऊदी अरब, अमेरिका, जर्मनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C, अमेरिका के साथ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? फूड स्टैंडर्ड सेव लिव्स। ये ए इज योर राइट आंसर। ये भी मैंने क्लास में करवाया है ना। चलिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। NHAI
ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए अपना पहला सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी किया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऊर्जा खपत, संचालन, परिवहन और यात्रा से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 9.7% और फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 2% की कमी आई है। ठीक है, खपत में कमी के कारण वित्तीय वर्ष 19-20 और 21-22 में प्रत्यक्ष उत्सर्जन में 18.4% और 9.4% की कमी आई है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कहीं किसी भी स्टेटमेंट से, यहाँ तो मैंने 3 दे दिया है, हो सकता है किसी स्टेटमेंट को उठा करके एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, किसी एक को भी दे सकता है, किसी एक स्टेटमेंट को बेस बना करके। तो इसमें क्या है, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और किस देश के रक्षा मंत्री? बोरिस पिस्टोरियस ने 6 जून 2023 को नई दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। यूके, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो डी इज द राइट आंसर, जर्मनी। और जर्मनी के रक्षा मंत्री का नाम पे ध्यान रखिएगा, बोरिस पिस्टोरियस, ये नाम पे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सरकार ने डैश प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी है। तो कितने ऐसे प्राथमिक कृषि ऋण समिति को? 500, 1000, 1500, 2000। तो सरकार ने 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की जो अनुमति दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार ने 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना PSS के तहत अरहर, उड़द और मसूर की दाल के लिए कितने % की खरीद सीमा को हटा दिया है? कितने % की? 40% की। 40% की। क्यों ऐसा किया? ताकि क्या होगा, घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए, है ना, जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बढ़ सके, इसके लिए सरकार ने ये कदम उठाया ताकि उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ सके। चलिए, बिहार सरकार और डैश ने दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे पर नए सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI ने किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सस्ता भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में दीदी कैफे शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसको। चलिए, किस राज्य में पार्टी की कार्यशैली को बढ़ाने के लिए टिफिन पे चर्चा अभियान शुरू किया गया है? टिफिन पे चर्चा अभियान शुरू किया गया है और ये भी है आपका उत्तर प्रदेश का ही है, उत्तर प्रदेश का ही है। ठीक है, टिफिन पे चर्चा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। किस देश ने 6 जून से सऊदी अरब में 7 साल बाद अपना राजनयिक दूतावास फिर से खोला है? उसमें क्या होगा आंसर? ईरान ने खोला है 7 साल बाद। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं, ये तो हम लोगों के पास MCQs थे। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस या कुछ ऐसे इशूज स्किप हो जाते हैं, जो क्योंकि पूरे डिटेल में सभी मुद्दा को, जहाँ मुझे नहीं लगता कि नहीं जरूरत नहीं है केवल क्वेश्चंस करवा दूं MCQs में, तो मैं क्या करती हूँ, आपको वो इशूज में नहीं दे करके MCQs में दे देती हूँ। जैसे भी आपने देखा कि ऊर्जा खपत वाला सा जो क्वेश्चन था, है ना, MCQs में आप देखेंगे ऊर्जा खपत की जो क्वेश्चन थी, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा फैक्ट जो है उसमें इशूज़ पे नहीं जाना था। तो मैं क्या करती हूँ कि जहाँ मुझे इशूज़ नहीं लगता है कि इंपॉर्टेंट है, केवल क्वेश्चंस को आप देख ले कि क्वेश्चन कैसे बनता है, तो वो उसे मैं क्या करती हूँ MCQs फॉर्म में दे दूँ या 1 लाइनर फैक्ट्स में दे देती हूँ। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करंट को लेकर, क्योंकि करंट जो है अपने आप में एक समुद्र है, बहुत इसका कहना मुश्किल है कि कहीं भी देख लो, किसी भी बुक में आपके पास यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह करंट की उपलब्धि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको एक नॉलेज मिलता रहेगा। लेकिन हमें क्या देखना है कि एग्जाम में कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, तो उसी आइडिया के तहत जो मेरा अपना एक गेस है, मैं कुछ क्वेश्चन और कुछ इशूज़ जो आप लोगों को करवाती हूँ कि यहाँ से, और जो इशूज़ होते हैं वहाँ पे डीपली, कि जरूरी नहीं कि केवल वो एक ही लाइन को पूछ ले। जैसे दाल का प्रोडक्शन कहाँ होता है, हम लोग सभी जानते हैं MP है, लेकिन वहाँ पर एक क्वेश्चन था तुर का उत्पादन है महाराष्ट्र है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें अगर होती है तो उसको मैं आप लोगों के सामने कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो शेयर कर दूँ। ओके, और फिर भी अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होता है या कंटेंट के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट करें। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आते भी हैं, और इसकी PDF आपको जस्ट क्लास के बाद आप देखेंगे लिंक में आपको इसकी PDF जी मिल जाएगी। ओके,
पीडीएफ मिलती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के हैं कि पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको लिंक पे मिल जाएगी, आप देखेंगे। हाँ, वहीं पर टेलीग्राम चैनल भी जो है, जिन लोगों का इश्यूज है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है, वो ऑलरेडी आप अगर आप देखते हैं क्लास के नीचे सब्सक्रिप्शन जहाँ पे लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। ओके, तो पीडीएफ और प्लस टेलीग्राम चैनल के लिंक दोनों आपको वहाँ पर अवेलेबल है। फिर भी अगर नहीं मिलता है, हाँ, कल स्टूडेंट के कमेंट्स था कि अगर कुछ डाउट्स रह जाए तो कैसे पूछ सकते हैं, तो आप लोग मुझे 10 से 4 बजे के बीच में एक जो नंबर दी गई है चैनल के ऊपर, जो क्लास के ऊपर रहता है कि OCIS और एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग उस नंबर पे कॉल करके 10 से 4 बजे के बीच में अपने अगर किसी तरह के कोई डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।